दोस्तों, हम इंसानों की एक काबिलियत जो कि हमको बाकी की प्रजातियों से अलग बनाती है वो है हमारी क्यूरियोसिटी। इंसान एक क्यूरियस स्पीसीज है और इसी क्यूरियोसिटी के चलते हमने हमेशा अनंत फैले हुए ब्रह्मांड में यात्रा करने की कल्पना की है। हमने हमेशा अपने भविष्य में झांकने की कोशिश की है। हमने टाइम ट्रैवल को रियलिटी में बदलने की संभावनाओं को बड़ी बारीकी से समझा है और इसी क्यूरियोसिटी के चलते आज हम स्पेस में भी अपने कदम फैला चुके हैं। लेकिन जब हम स्पेस की गहराइयों को समझते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये ब्रह्मांड हमारी कल्पनाओं से भी ज़्यादा विशाल है। हमारे सौरमंडल से सबसे नज़दीकी तारा यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, वहाँ तक पहुँचने में अगर हम वॉयेजर 1 की स्पीड से भी चलें तो हमको वहाँ तक पहुँचने में 80,000 सालों का समय लगेगा। और 80,000 साल वो भी केवल 4 लाइट ईयर की दूरी को कवर करने में ये काफ़ी बड़ा समय है। 80,000 साल हमारे लिए फ्यूचर के समान है। सो अभी की टेक्नोलॉजी की मदद से हम स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते। अब वैसे तो स्पेस ट्रैवल करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिनके बारे में मैंने आपको अपनी कई सारी वीडियोज़ में बताया है। लाइक हम स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा कर सकते हैं, हम इंसानों को हाइबरनेशन स्लीप से यात्रा करवा सकते हैं, हम वार्प ड्राइव को यूज़ में ले सकते हैं और हम वार्म होल्स से पलक झपकते ही स्पेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि ये सारे तरीके अभी तक प्रैक्टिकल तो नहीं हैं, लेकिन हमारी साइंटिफिक थ्योरीज में ये अच्छे से वर्क करते हैं। पर्सनली अगर मैं अपने लेवल पर बताऊं तो इनमें से सबसे बेस्ट मुझको वार्म होल स्पेस ट्रैवल लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये बात जानते हैं कि स्पेस में काफ़ी स्मॉल लेवल पर वार्म होल काफ़ी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। तो अगर ये बात है तो सोचो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कल्पना भी कर सकते हैं जो कि एक बड़े आकार का वार्म होल बनाने में सक्षम हो। वैसे वार्म होल क्या होता है और कैसे ये हमारे लिए स्पेस ट्रैवल को आसान बनाता है उसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन आज हम इस वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि आखिर हम एक वार्म होल को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, कैसे एक बड़े आकार का वार्म होल बना सकते हैं और मैथमेटिकली आइंस्टीन की फील्ड इक्वेशन की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो या इसमें आज हम मैथमेटिक्स की भी बात करेंगे और इसमें आपको एक नए स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी जानने को मिलेगा जिसकी काफ़ी वियर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसको हम एक्जॉटिक मैटर कहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ब्रीफली आपको वार्म होल्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ, जिससे कि जो लोग वार्म होल्स को नहीं जानते वो इससे इसको समझ लें। देखिए, जो हमारा स्पेस है उसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि स्पेस एक फैब्रिक की तरह है। तो अगर आपको स्पेस में किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना हो तो वहाँ तक जाने के लिए आपको स्पेस में ट्रैवल करना होगा, जिसमें आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, क्योंकि स्पेस में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमको काफ़ी हाई वेलोसिटी के स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत होगी, हमको हाई स्पीड की ज़रूरत होगी और एट दी एंड हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि स्पेस में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन वार्म होल हमारे स्पेस में एक ऐसे पाथ वे होते हैं या फिर ऐसी टनल्स होती हैं जो कि स्पेस के दो पॉइंट को आपस में जोड़ देती हैं। तो अगर आपको स्पेस में पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना हो तो आपको पूरे स्पेस में डिस्टेंस ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली आपको पॉइंट ए को पॉइंट बी से कनेक्ट करना होगा और इमीडिएटली आप एक टनल के थ्रू अपने डिस्टेंस को कवर कर लोगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि वार्म होल्स कैसे वर्क करते हैं। तो इस बेसिक प्रिंसिपल पर वार्म होल्स वर्क करते हैं। अब हम ये बात भी जानते हैं कि प्लैंक्स स्केल पर स्पेस में कंटिन्यूसली वार्म होल्स क्रिएट होते रहते हैं। आखिर ये बात हमको कैसे पता? तो मैथमेटिक्स इसका प्रूफ हमको देती है। बट वो वार्म होल्स काफ़ी अनस्टेबल होते हैं और उनकी ओपनिंग भी काफ़ी स्मॉल होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जैसे ही वो वार्म होल्स बनते हैं एट द सेम टाइम वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो रास्ते हैं। या तो किसी तरह हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करें जिससे कि हम प्लैंक स्केल पर पहुँच जाएँ और वहाँ पर जाकर वार्म होल्स में एंटर करें और अपनी डिस्टेंसेस को कवर करें। बट हम जानते हैं कि साइंटिफिक वर्ल्ड में ऐसी टेक्नोलॉजी हम फ्यूचर में अचीव नहीं कर पाएंगे और ना ही अभी हमारे पास इसकी कोई एक्टिव थ्योरी है। हालांकि मूवीज़ में ऐसी टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता है, जिसमें से सबसे फेमस मूवी है एंटमैन, जिसमें पिम पार्टिकल्स के थ्रू क्वांटम लेवल पर पहुंचा जा सकता है। तो ये पहला तरीका था जो इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन अब दूसरा तरीका है कि किसी तरह हम एक बड़े साइज के वार्म होल को आर्टिफिशियली क्रिएट करें। अब उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए और एक बड़े आकार का वार्म होल बनाने के लिए जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग काफ़ी लंबे समय तक ओपन होती हो, उसके लिए हमको एक मिस्टीरियस एक्जॉटिक मैटर की ज़रूरत होगी। अब एक्जॉटिक मैटर क्या होता है उसके बारे में अभी हम डीपली जानेंगे। तो ये तो हो गया आपका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, बट अब हम इसमें मैथमेटिक्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो रिलेटिविटी में आइंस्टीन की फील्ड इक्वेशन मैटर की एनर्जी डेंसिटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के संग रिलेट करती है और उसको सिंपली हम लिख सकते हैं कैपिटल T इक्वल टू kg। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल T
स्ट्रेस एनर्जी टेंसर को रिप्रेजेंट करता है और ये स्ट्रेस एनर्जी टेंसर मैटर के साथ जुड़ी हुई एनर्जी, मोमेंटम या फिर स्ट्रेस डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हो, T कैपिटल G के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर कैपिटल G कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक आप स्पेस टाइम के कर्वेचर के बारे में जानते ही होंगे कि आइंस्टीन ने स्पेस टाइम को एक फैब्रिक के समान रिप्रेजेंट किया था। जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को उतना ज़्यादा ही फोल्ड करेगा। तो यहाँ पर कैपिटल G उसी फैब्रिक को रिप्रेजेंट करता है या फिर उसी कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पर से थोड़ी मैथमेटिकल डिटेल्स को हटा दें तो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर एनर्जी डेंसिटी और प्रिंसिपल प्रेशर टर्म में डिकम्पोज हो सकता है। मतलब अगर हम थोड़ी मैथमेटिकल डिटेल्स को हटा दें तो T को हम लिख सकते हैं रो प्लस पी आई। यहाँ पर रो है एनर्जी डेंसिटी टर्म और P है प्रेशर टर्म, यानी कि स्ट्रेस एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी प्लस प्रेशर। यहाँ पर टोटल 3 प्रेशर टर्म होते हैं। स्पेस की हर एक डायरेक्शन के लिए एक सेपरेट प्रेशर टर्म होता है। तो टोटल 3 डायरेक्शन होती है, तो हर एक डायरेक्शन के लिए 3 प्रेशर टर्म्स होते हैं। अब इसके बाद हमको एनर्जी कंडीशन का वेरिफिकेशन करना होता है। तो फील्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमको स्ट्रेस एनर्जी टेंसर पर आर्टिफिशियली एक रीजनेबल कंडीशन लगानी होती है कि स्ट्रेस एनर्जी टेंसर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब T की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि रो प्लस P की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर एक एनर्जी डेंसिटी का टर्म है और 3 प्रेशर टर्म है। तो रो प्लस पी आई को पॉजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर कई सारे वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जिससे कि स्ट्रेस एनर्जी टेंसर की वैल्यू यानी कि कैपिटल T की वैल्यू पॉजिटिव बनी रहे। और इन्हीं वैरायटीज ऑफ कॉम्बिनेशन को हम क्लासिकल एनर्जी कंडीशंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी का टर्म पॉजिटिव है और हम ये मान लेते हैं कि प्रेशर टर्म नेगेटिव है, इस तरह से कि दोनों का सम पॉजिटिव होना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम एनर्जी को पॉजिटिव बोलते हैं और प्रेशर टर्म को नेगेटिव बोलते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि नेट रिजल्टेंट T की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, यानी कि पॉजिटिव आए। तो इस केस में ऑब्वियसली मैथमेटिकली आप ये समझ सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू प्रेशर टर्म से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हुई तो क्योंकि प्रेशर टर्म हमने नेगेटिव माना तो T की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। तो अब आप समझ सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी को हमने पॉजिटिव माना और प्रेशर टर्म को नेगेटिव माना, और अगर एनर्जी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और एग्जाम्पल वाले इस पर्टिकुलर केस को हम वीक एनर्जी कंडीशन बोलते हैं, यानी कि WEC। हर एक एनर्जी कंडीशन जनरल रिलेटिविटी में काफ़ी अच्छे से डिफाइन की गई है, जिसमें से हर एक एनर्जी कंडीशन की अपनी खुद की एक फिजिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है। चलिए मैं आपको 4 सबसे कॉमन एनर्जी कंडीशन का नाम बताता हूँ। सबसे पहले नल एनर्जी कंडीशन, दूसरी वीक एनर्जी कंडीशन, तीसरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कंडीशन और चौथी डोमिनेंट एनर्जी कंडीशन। और इसके अलावा भी और भी एनर्जी कंडीशंस होती हैं जो कि अपने खुद के लिए एक फिजिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग को डिफाइन करती हैं, जिसके बारे में आपको जनरल रिलेटिविटी में जानने को मिलेगा। अगर आप चाहोगे तो जनरल रिलेटिविटी पर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आई थिंक इतना अभी आप समझ गए होंगे। मैथमेटिकली हमने उस इक्वेशन को समझ लिया जो कि हमारे काम की है। हमको केवल स्ट्रेस एनर्जी टेंसर की वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, यानी कि रो प्लस पी आई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि T को पॉजिटिव रखना है। अब मैथमेटिकली आप ये भी समझ जाओगे कि एक्सोटिक मैटर क्या होता है। देखिए, हमारे नॉर्मल मैटर इस कंडीशन को यानी कि स्ट्रेस एनर्जी टेंसर की कंडीशन को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करते हैं। यानी कि नॉर्मल मैटर के केस में कैपिटल T की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब वो एनर्जी कंडीशंस को प्रॉपर्ली वेरीफाई करते हैं। लेकिन जो मैटर स्ट्रेस एनर्जी टेंसर को वायलेट करते हैं, यानी कि एनर्जी कंडीशंस का वायलेशन करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सोटिक मैटर। अब इन्हीं एनर्जी कंडीशंस के वायलेशन की वजह से एक्सोटिक मैटर की काफ़ी वियर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी कारण उसको एक्सोटिक कहा जाता है। अभी उनकी कैसी कंडीशंस होती हैं वो भी हम जानेंगे। बट एक्सोटिक मैटर और उसकी एनर्जी वायलेशन कंडीशन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको वॉर्महोल और वार्प ड्राइव की फिजिक्स को समझने में काफ़ी मदद करती है। हालांकि इस बात को याद में रखिए कि रिलेटिविटी में एक्सोटिक मैटर के केस में एनर्जी कंडीशंस का वायलेशन होता है। हालांकि काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि वॉर्महोल के केस में एवरेज नल एनर्जी कंडीशंस के वायलेशन नहीं होते। सो एक्सोटिक मैटर क्या है? एक ऐसा मैटर जो कि एनर्जी कंडीशंस को वायलेट करता है। इस केस में कैपिटल T की वैल्यू लेस देन 0
यानी कि नेगेटिव होती है। अब हम एक्सोटिक मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। तो इन शॉर्ट, एक्सोटिक मैटर एक ऐसा टाइप ऑफ मैटर है जिसके पास नेगेटिव मास होता है। दूसरी लैंग्वेज में, अ मैटर विच डू नॉट ओबेज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक्सोटिक मैटर को हम एक प्रकार का नॉन बैरियोनिक मैटर कह सकते हैं, जो कि बैरियन से मिलकर ना बना हो। बैरियन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जिससे कि ऑर्डिनरी मैटर बना हुआ होता है। हालांकि बैरियंस में इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लेप्टॉन्स की कैटेगरी में। बट एक्सोटिक मैटर एक प्रकार का नॉन बैरियोनिक मैटर होता है। अब एंटी मैटर, यहाँ तक कि डार्क मैटर, इनके पास पॉजिटिव मास होता है। मतलब ये स्पेस और टाइम को बेंड करते हैं, स्पेस टाइम फैब्रिक में एक कर्वेचर लाते हैं। लेकिन एक्सोटिक मैटर यहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट वर्क करता है। मान लीजिए स्पेस को हम एक ट्रैम्पोलिन समझते हैं, तो कोई भी चीज़ जिसके पास पॉजिटिव मास होगा, जैसे कि बास्केटबॉल, वो ट्रैम्पोलिन को डाउनवर्ड बेंड करेगी, वो ट्रैम्पोलिन में कर्वेचर नीचे की तरफ लाएगी। लेकिन अगर हम एक्सोटिक मैटर से बनी हुई बॉल को ट्रैम्पोलिन पर डालेंगे, तो डाउनवर्ड बेंड करने की बजाय एक्सोटिक मैटर उस ट्रैम्पोलिन को अपवर्ड बेंड करेगा। मतलब एक्सोटिक मैटर की नेगेटिव मास वाली प्रॉपर्टी एक्सोटिक मैटर को काफ़ी अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज देती है, लाइक फोर्स लगाने पर फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना। नॉर्मल मैटर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करते हैं, लेकिन एक्सोटिक मैटर अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे। एक्सोटिक मैटर के इतने अजीबोगरीब बिहेवियर के बाद भी नेगेटिव मास मैथमेटिकली कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लॉस को वायलेट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं एक्सोटिक मैटर को बनाना भी पॉसिबल है। आई थिंक आपको एक्सोटिक मैटर की ये सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन समझ आई होगी। अगर आपको डिटेल में एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में और जानना है, तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हम उन सारे स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर करेंगे जिनकी वियर्ड और एक्सोटिक प्रॉपर्टी होती है। अब वैज्ञानिक एक काफ़ी मज़ेदार थ्योरी सजेस्ट करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कभी फ्यूचर में वर्महोल एग्जिस्ट करता है और हम उनको बनाने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, तो फिर हमको एक्सोटिक मैटर की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि ग्रेविटी एक वर्महोल को क्रश करती है, लेकिन एक्सोटिक मैटर अपने वियर्ड कैरेक्टर्स की वजह से वर्महोल्स को ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में स्टेबलाइज करेगा। मतलब एक्सोटिक मैटर हमारे लिए वर्महोल्स की ओपनिंग को खोलकर रखेगा, हमारे द्वारा बनाए गए वर्महोल्स को स्टेबलाइज करेगा। चलिए इसको हम थोड़े डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले वर्महोल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमको ये समझना होगा कि ट्रैवर्सेबल वर्महोल क्या होता है। तो ट्रैवर्सेबल वर्महोल्स वो वर्महोल्स होते हैं जो कि सेफली किसी भी पर्सन के द्वारा क्रॉस किए जा सकें, या फिर ऐसे वर्महोल्स जो कि हाईली स्टेबल हो, जिसमें हम यात्रा कर पाएं। एक्सोटिक मैटर की रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे वर्महोल्स को स्टेबल बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो अब हम वर्महोल को बनाते हैं। हम अपने वर्महोल को कैसिमिर जनरेटर के द्वारा बनाएंगे। कैसिमिर इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम किसी और डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम अपने कैसिमिर जनरेटर में एक्सोटिक मैटर को इंजेक्ट करते हैं और कैसिमिर जनरेटर एक्सोटिक मैटर को किसी व्हीलर वर्महोल में डाल देता है और उस वर्महोल को इन्फ्लेट करता है मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में। पहले हमारा वर्महोल माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन में था, लेकिन अब वो मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में आ चुका है। अब जब हमारा वर्महोल मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में आ जाएगा, तो अब हमको उसको एक ट्रैवर्सेबल वर्महोल में कन्वर्ट करना होगा और उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सोटिक मैटर के द्वारा। एक्सोटिक मैटर का करेक्ट अमाउंट और उसको स्पेस और टाइम में करेक्ट प्लेस पे प्लेस करके ट्रैवर्सेबल वर्महोल बनाया जा सकता है। अब जब हमारा वर्महोल बन जाएगा, तो हमको किसी ऐसे कंटेनमेंट मैकेनिज्म को इन्वेंट करना होगा जो कि एक्सोटिक मैटर को फ्लाई अवे या फिर खत्म होने से रोक सके। इसके लिए हमको एक्सोटिक मैटर की कंटिन्यूस सप्लाई कैसिमिर जनरेटर को देनी होगी, जिससे कि हमारा वर्महोल स्टैटिक बना रहे और वर्महोल काफ़ी लंबे समय तक भी खुला रहे। अब इन सब के साथ हमको थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होगी, जो कि इन सारी प्रोसेस को मॉनिटर करती रहे। और हमारे लिए इस पूरे प्रोसेस में एक समस्या ये भी रहेगी कि जब हमारा नॉर्मल मैटर एक्सोटिक मैटर के पास होगा, तो ऐसे में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा वर्महोल स्टेबल बना रहेगा या फिर नहीं। नॉर्मल मैटर के कांटेक्ट में आने पर हमारा वर्महोल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम रेशियो प्रिंसिपल का यूज़ में लेंगे। हमको हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा नॉर्मल मैटर और एक्सोटिक मैटर के रेशियो को मेंटेन करके रखना होगा, जिससे कि हमारा वर्महोल कोलैप्स ना हो। देखिए, हमको एक्सोटिक मैटर के अमाउंट को काफ़ी हाई और उसकी कंटिन्यूस सप्लाई देनी होगी, जिससे कि हमारा वर्महोल स्टेबल बना रहे और उसमें हम आसानी से ट्रैवल कर सकें। अब इसके बाद हमको वर्महोल के डोर को क्लोज करना होगा,
जिसके लिए हम उसको ऑर्डिनरी मैटर के कांटेक्ट में ला सकते हैं अंडर अ कंट्रोल कंडीशन। तो इस प्रकार से एक्सोटिक मैटर के द्वारा मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में वर्महोल्स का क्रिएशन हो सकता है, या फिर यूं कहें कि आर्टिफिशियल वर्महोल का क्रिएशन हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक्सोटिक मैटर केवल वर्महोल के क्रिएशन में काम आता हो, बल्कि इसकी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है। लाइक पहला तो यही हुआ वर्महोल का क्रिएशन और उसका स्टेबलाइजेशन। इसके बाद हम एक्सोटिक मैटर के द्वारा वार्प ड्राइव भी कर सकते हैं, या एक्सोटिक मैटर को हम स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सब हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप चाहोगे तो एक्सोटिक मैटर पर हम और भी वीडियोस ला सकते हैं। फिलहाल आप बताइए आपका इसके बारे में क्या सोचना है। अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।